यस। तो अगर आपको 20 साल पहले कोई कहे कि बिटकॉइन $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रहा है, तो आप कहेंगे ये तो कोरी बकवास है। बट कई बार क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है और हम देख नहीं पा रहे होते हैं, और देख इसलिए नहीं पा रहे होते हैं कि हम एक पुराने नजरिए से, एक 20वीं सदी के नजरिए से उस चीज को देख रहे होते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कहूंगा कि आज के सेशन को अगर समझना है तो दो चीजें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, आज मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन करने जा रहा हूं, और अगले 8 हफ्तों में मैं आज के सेशन का डिटेल्ड एनालिसिस करता जाऊंगा। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, देखिए, मैंने आपके सामने मनी एज कैश, मनी एज कैपिटल, ये दो डिस्ट्रप्शंस की बात तो पहले की है। पर जिसकी बात मैंने अभी तक नहीं की है वो मनी एज लॉजिक और मनी एज इंटीमेसी की बात की है। और ये जो मैं मनी एज इंटीमेसी की बात कह रहा हूं, इसके ऊपर मैं एक पूरा का पूरा मूवमेंट, पूरी की पूरी इकोनॉमी का एक संसार आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कैसी होगी। अगर कल को फिएट करेंसी ना भी रहे, अगर आज 180 फिएट करेंसीज हैं, कल को 80 रह जाए या 40 रह जाए या 20 रह जाए या 10 रह जाए या बिल्कुल ही ना रहे, तो दुनिया कैसी होगी। तो उस दुनिया को मैं क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी यहां बोल रहा हूं। ओके, अब ये जो क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी है, ये आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या बला है। तो उस चीज को समझाने के लिए मैं चाहता हूं कि आज मैं एक मैक्रो व्यू आपको दूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया कितनी गहरी दुनिया है, और इस दुनिया के बारे में अभी हमने सोचना भी नहीं शुरू किया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैंने इस सेशन को, अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं, तो इसके अंदर पहला तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें पहली 3 स्लाइड्स मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको 8 ऐसे सेक्टर्स दिखाऊंगा जो बेसिकली एक फुल फ्लेज इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, थैंक्स टू वेब 3, थैंक्स टू क्रिप्टो। और अभी तक हमने उसके बारे में सोचना भी नहीं शुरू किया है। लोग कहते हैं कि क्रिप्टो डेड हो चुका है, क्रिप्टो तो बस खत्म हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि क्रिप्टो अगर रियल सेंस में देखा जाए तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि क्रिप्टो को आप प्योरली टोकन बाय सेल अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो आप हमेशा गलती करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट बिटकॉइन, नेक्स्ट इथीरियम, नेक्स्ट सोलाना कैसे पैदा होंगे, और मैं ये कह रहा हूं कि वो क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी से पैदा होंगे। और उस इकोनॉमी के जो दर्शन हैं, अभी मैं सिर्फ आपको उसके मैक्रो दर्शन करवाने जा रहा हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज की तारीख में आपने एक नॉर्मल सा पॉइंट हर जगह सुना होगा कि एआई आ रहा है, कोई उसको एजीआई बोलता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, कि जब ये आएगा तो इंसानों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। यस, एक लेवल पर वो बात ठीक है, इंसानों की जॉब्स जाएंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान एज अ स्पीसीज निकम्मा हो जाएगा। वो इसलिए कि हम जब इंसान की जॉब के लेवल पर देखते हैं तो हम बेसिकली सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं, नौकरी और तनख्वाह। और जब नौकरी और तनख्वाह के लेवल पर हम चीजों को देखेंगे तो हमें पूरा का पूरा उसका व्यू नहीं मिलने वाला है। तो जैसे पीछे एक बहुत पॉपुलर पेपर आया है, येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पास्कल रेस्टोरापो ने छापा है। तो उसने कहा है, वी वॉन्ट बी मिस्ड, कि जब एआई एजीआई आ जाएगा तो हम लोगों की जरूरत नहीं रहेगी, इंसानों की जरूरत नहीं रहेगी, विच बेसिकली मीन्स कि इंसान ना तो एफिशिएंट हैं और ऊपर से बहुत महंगे हैं। मशीनें एफिशिएंसी भी हैं, 24 घंटे काम करेंगी, और एक मशीन की जो लेबर कॉस्ट है पर आवर $0.50 से भी कम आएगी। तो इस उस केस में इंसानों को एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं रहेगी।
तो उसने कहा कि मोटा मोटा आप ये समझिए कि कंप्यूट यानी कि जो सर्वर डाटा है वो सबको अवेलेबल रहेगा और उसमें सारे काम या तो एआई करेगा या रोबोट्स करेंगे या एजेंट्स करेंगे। तो ऐसी दुनिया के अंदर इंसानों के काम करने की जरूरत नहीं होगी, वो मोटा मोटा थेरेपी, हॉस्पिटैलिटी, आर्ट्स जैसी चीजें करेंगे। तो उस केस के अंदर इंसान वर्थलेस हो जाएंगे। वर्थलेस का मतलब है जॉबलेस हो जाएंगे और लेबर का जीडीपी के अंदर जो शेयर है वो जीरो हो जाएगा। अब ये एक मेन स्ट्रीम सोच है जो आज ग्लोबल इकोनॉमी में बनती जा रही है। तो जब ऐसी सोच बनेगी तो इंसान एक एक लेवल पर तो परेशान हो जाएगा ना कि यार अगर मेरा फ्यूचर डेड है, मुझे नौकरी भी नहीं कल को रहेगी, तनख्वाह भी नहीं रहेगी, तो ऐसी दुनिया में मैं कैसे जीऊंगा। तो एक लेवल पर बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू है। पर इसके पीछे आपको ये पूछना चाहिए कि ये जो सोच है, ये जिस इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर खड़ी है, कि ये मॉडल सही है? तो मेरा जवाब है ये मॉडल ही गलत है, क्योंकि ये मॉडल सिर्फ फिएट करेंसी का बनाया हुआ मॉडल है। इसलिए अगर इस मॉडल की कमियां देखनी है तो थोड़ा सा एक नेक्स्ट व्यू लेते हैं, और वो एक और पेपर मैंने चूज किया है और वो है सिंक्लेयर डेविडसन। आरएमआईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत बढ़िया काम किया है और ऑस्ट्रियन स्कूल के इकोनॉमिक्स हैं। तो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यस एक पाथ ब्रेकिंग रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसकी कुछ लिमिट्स हैं। और लिमिट्स मोटा मोटा 3 किस्म की लिमिट्स हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि इनोवेशन करनी है। अरे किस चीज को इनोवेशन कहा जाता है, क्या उस चीज का पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल आज हम कह रहे हैं कि हमें घर बैठे आप स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करके खाना मंगवा सकते हैं, घर बैठे फ्लिपकार्ट से सामान मंगवा सकते हैं, ब्लिंकिट से सामान मंगवा सकते हैं। बट उस चीज को इनोवेशन बनने के लिए हमारा उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, वीसीस का उसके अंदर फंडिंग जरूरी है, लाखों लोगों का उस इनोवेशन को एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीज हमारे सामने पेश करेगी वो एक्सेप्ट तो इंसानों ने करना है, सिलेक्शन तो इंसानों ने करना है, उसका पर्पस क्या है, उसका डिसीजन तो इंसानों ने करना है। और ऊपर से हर चीज सीधे तौर पर मेगा हिट नहीं होती, पहले उसकी टेस्टिंग होती है, 2-4 साल लोग उसको यूज करते हैं। जब उसका स्केल पूरा टेस्ट हो जाता है उसके बाद उसका बड़े लेवल पर प्रसार होता है। जैसे अगर आप स्विगी की जैसी स्टार्टअप की बात करें तो स्विगी पहले सिर्फ बैंगलोर के इंदिरा नगर इलाके में हिट हुआ था और उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान में हिट हुआ। तो अल्टीमेटली आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी, आपको एंटरप्रेन्योर्स बड़े 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 टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि इसका ग्रोथ कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, एआई सीधे तौर पर एक फिजिकल वर्ल्ड के साथ कैसे डील करेगी। जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर आप एक घर से लेकर फैक्ट्री तक जाना है तो उसके बीच में सड़क है, भीड़ है, लोग हैं, पुलिस वाले हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मौसम है। क्या एआई ये सारे के सारे फिजिकल वर्ल्ड के चैलेंजेस को एक रोबोट पूरा कर सकता है? आंसर इज नॉट। तो इसलिए उसकी एक लिमिटेशन है। तो जब जॉब्स नहीं रहेंगी, नौकरियां नहीं रहेंगी, तनख्वाहें नहीं रहेंगी, तो ये तो एक ऐसा व्यू है जो एक कैपिटलिस्ट का व्यू है, एक अमीर आदमी का व्यू है। इन रियलिटी ऐसा नहीं होने वाला। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो लोग इस बात पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? अगर लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ लोचा है। और वो जो लोचा है वो बेसिकली ये है कि हमें कभी बताया ही नहीं जाता कि जिस इकोनॉमी को हम अपनी इकोनॉमी मान रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक वहम है। जैसे आज आपको कहा जाता है कि आपके देश की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन की
बराबर की इकोनॉमी बन चुकी है। लगभग उसको कहा जाता है कि लगभग 3.5 लाख 350 लाख करोड़ की रुपए की इकोनॉमी माना जाता है। बट सवाल ये है कि ये जो कैलकुलेशन है कि ये 4 ट्रिलियन की है, ये होता कैसे है? जहां पर फिएट एक्सचेंज का एक्सचेंज होता है, जहां फिएट करेंसी का एक्सचेंज होता है, उस गुड्स की प्रोडक्शन को, उस सर्विस को जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। जहां पर उसका एक्सचेंज नहीं होता फिएट करेंसी का, उसको कैलकुलेट ही नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर जो हो रहा है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपकी कार कर रही है, आपकी फैक्ट्री कर रही है, उसको कैलकुलेट ही नहीं किया जाता। ओके, आपकी प्लास्टिक की प्रोडक्शन, उसको कैप्चर किया जाता है, पर प्लास्टिक का पोल्यूशन कैप्चर ही नहीं किया जाता, कैलकुलेट ही नहीं किया जाता। जैसे आपने एक कार खरीदी, कार की प्रोडक्शन कैलकुलेट होती है, कार की बाय सेल कैलकुलेट होती है, बट कार का पोल्यूशन नहीं होता। जैसे आप एक स्कूल गए, एक कॉलेज गए, उसकी एडमिशन, वो सारा कुछ कैलकुलेट होता है। बट जो मैं आपके साथ आज की तारीख में कर रहा हूं, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, बट फिर भी यहाँ एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है जिसको मेंटरशिप कह रहे हैं। मेंटरशिप जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं होती। ओके, उसी तरह से अगर आप एक किसान हैं और एक फ्रूट पैदा करते हैं या आप अनाज पैदा करते हैं, पर अगर रोज फसल, रेगुलर फसल उग रही है, तो एक पॉइंट के बाद उसकी फर्टिलिटी डाउन जाएगी। अगर किसान 6 महीने के लिए एक जमीन को खाली छोड़ दे उसकी फर्टिलिटी को बचाने के लिए, क्या ये इकोनॉमिक फंक्शन नहीं है? है, बट ये कैलकुलेट ही नहीं होता है। तो अगर ग्लोबल जीडीपी देखा जाए तो वो आज की तारीख में फिएट करेंसी का 117 ट्रिलियन है, पर जो कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है, जो घर के अंदर है, ये सारी मैंने उदाहरणें आपको दी हैं, ये असल में इससे 2 गुना है। बट हमें वो जो 2 गुना है, हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता। ओके, तो इसलिए अगर आप खुद से ये पूछें कि हम क्यों मान लेते हैं कि इंसान बेरोजगार हो जाएगा, इंसान निकम्मा हो जाएगा, इंसान को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो इंसान कुछ करने लायक नहीं रहेगा, ये जो मॉडल है, ये मॉडल ही गलत है। अब मैं इस मॉडल को हम कैसे चेंज करेंगे उसकी बात आपके सामने रखता हूं। देखिए, अभी तक हमने वेब 2 या फिएट करेंसी का मॉडल की बात की है। अब ये वेब 2 किस तरह से वेब 3 में आएगा? देखिए, जिसको आप जीडीपी बोल रहे हैं वो बेसिकली ऑफ चेन एक्टिविटी है। ऑफ चेन एक्टिविटी का मतलब है कि उसका ब्लॉकचेन से कोई रिश्ता नहीं है, बट धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज आज की तारीख में ऑन चेन जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में आप पॉलीगॉन का अगर डेटा देखें तो पॉलीगॉन एक दिन में 60 लाख ट्रांजैक्शंस कर रहा है, एक दिन में। और अगर आप पूरी दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस देखें तो पूरी दुनिया में आज की तारीख में लगभग 10 करोड़ डेली ऑन चेन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और ऑन चेन ट्रांजैक्शंस के अंदर सारी टोकन इकोनॉमी आती है। इसको जीडीपी में बहुत केसेस में कैलकुलेट नहीं किया जाता, बट आने वाले समय में हर टोकन, चाहे वो ऑल्ट कॉइन है, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो ईथर है, चाहे वो सोलाना है, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब अगर आपकी कमाई फिएट करेंसी से नहीं हो रही है और क्रिप्टो टोकन से हो रही है, तो क्या आपको बेरोजगार डिक्लेयर किया जाएगा? नो। हाँ, आपको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जा रहा, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। तो इसलिए एक बात समझिए कि ये जो फिएट करेंसीज हैं, फिएट करेंसी सिर्फ सेंट्रल बैंकिंग नहीं होती, सिर्फ कमर्शियल बैंकिंग नहीं होती, उसके अंदर जीडीपी को कैलकुलेट करने का ये जो मायाजाल है वो भी होता है। इस मायाजाल को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वेब 3 वेब 2 से डिफरेंट कैसे होने वाला है। इसलिए आप आज खुद से पूछकर देखिए कि सारी की सारी वैल्यू, जो भी हम इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वो फिएट करेंसी में मेजर हो रही है।
बट किसी एक औरत से पूछकर देखिए कि वो घर में सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के साथ जो माथापच्ची करती है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, इवन घर के बुजुर्ग, अगर कोई बीमार पड़ गया है तो उसका जीडीपी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। जबकि अगर एक मर्द को देखा जाए तो मर्द 8 घंटे या 10 घंटे जॉब करता है, उसको उसकी तनख्वाह मिलती है। एक औरत जो सुबह से लेकर शाम तक 14-15 घंटे जो केयर वर्क है घर के अंदर करती है, उसका तो कोई जीडीपी में कैलकुलेशन होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं, उसको कोई डायरेक्ट उसकी पेमेंट नहीं मिल रही है। बट दिस केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोचिए घरों के अंदर औरतें काम करना बंद कर दे, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी पत्नियां काम करना बंद कर दे, तो दुनिया की इकोनॉमी का क्या असर होगा। द फैक्ट हियर इज हाउस होल्ड इकोनॉमी का साइज ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा बड़ा है, पर वो कैलकुलेट ही नहीं होता। अगर आप ये सोचिए कि घर में जो काम औरतें कर रही हैं, बच्चे का, बूढ़ों का, खाने का, हाउसकीपिंग का सारा काम अगर आपको होटल से करवाना पड़े तो आपकी लाइफ कॉस्ट क्या होगी। इट विल बी ह्यूज। जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूं, हमारे सामने, हमारे पड़ोस में एक वर्किंग कपल है। वो सिर्फ आया का, जो घर में उनके बच्चे की देखरेख करती है, उसकी 22,000 रुपया सैलरी देते हैं, वो भी सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक। उनके घर में जो मेड आती है, जो साथ में सपोर्ट करती है, उसकी वो 12,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं, जो आधा दिन काम करती है। सो 22 और 12 36। सोचिए, और जो कुक आता है वो 8,000 रुपया लेता है। 36 और 8 44,000। ये सिर्फ कुछ घंटे लोग काम करते हैं और फिर भी उनके लिए इतना ज्यादा उनको पे करना पड़ा है, क्योंकि वो दोनों वर्किंग कपल हैं और इसलिए उनको ही पे करना पड़ रहा है। बट नॉर्मल हालातों में हम केयर इकोनॉमी को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आने वाले समय में हमें एक बेटर दुनिया बनानी है तो आज की दुनिया कैश रिच पर केयर पुअर है। आप एक न्यूक्लियर फैमिली की हालत देखिए, वो कैश है उनके पास, बट केयर कौन करेगा उसका उनको कोई अंदाजा नहीं होता। उसके लिए वो मार्केट से केयर बाय कर रहे हैं। आने वाले समय में ये केयर इकोनॉमी टोकनाइज्ड हो जाएगी और एक कम्युनिटी के अंदर टोकनाइज होगी। आपके नेबरहुड, आपके मोहल्ले, आपके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ये टोकनाइज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार खरीदते हैं, आपने कार खरीदी 20 लाख रुपए की, और वो कार 10 साल बाद या 15 साल बाद सरकार कहती है कि इसको डंप कर दिया जाएगा। पर सवाल है कि ये फिजिकल कैपिटल का भी वेस्टेज है, फाइनेंशियल कैपिटल का भी वेस्टेज है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम ये रूल बना लें कि ये कार जो है उसकी जब तक एक्टिव लाइफ है, उसका लाइफ साइकिल है, अगर हम उसके लाइफ साइकिल को टोकनाइज कर दें एक एनएफटी के जरिए। आज अगर हम 15 साल के बजाय उस कार की रिपेयर, रिसाइकलिंग और रेट्रोफिटिंग के जरिए उस कार की उम्र एक एनएफटी और उसके लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के जरिए चेंज कर दें, तो अगर वो कार आपको 40 साल रिजल्ट देती है, 40 साल आपका साथ देती है, तो सडनली जो सरकार आपको 10 या 15 साल के बाद कार डंप करने के लिए कह रही थी, क्या वो अपने आप में फेक जीडीपी नहीं था। कल को वेब3 इकोनॉमी के जरिए आप कार के लाइफ साइकिल को टोकनाइज कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान से एक बात समझिए कि टोकनाइजेशन असल में सिर्फ बाय सेल ट्रेड ये सब गेम नहीं है। टोकनाइजेशन का बेसिक मतलब है कि हम सिंगल करेंसी प्रेजेंट से मल्टी करेंसी फ्यूचर में एंटर कर रहे हैं। आप अपने मेटामास्क या फैंटम वैलेट या ट्रस्ट वैलेट या एक्सोडस वैलेट से ये टोकन्स इंस्टेंट पे किया करेंगे। जैसे आज की तारीख में आप बिटकॉइन की पेमेंट्स करते हैं, यूएसडीसी की पेमेंट्स करते हैं, उसी तरह से आप इन चीजों की पेमेंट्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार ट्रांसफर करनी है या किसी को रेंट आउट करनी है, तो आप सिंगल एप्लीकेशन से, सिंगल क्लिक से वो रेंट आउट कर पाएंगे। क्योंकि अभी आपको ये एप्लीकेशंस नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि सरकार हर चीज के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बना रही है, तो इसलिए आपको लगता है कि क्रिप्टो डेड है।
बट मैंने वो दिन भी देखे हैं कि जब बिटकॉइन 200 से लेकर $300 के अंदर 2012 से लेकर 2016 तक घूमता रहा था और लोगों को लगता था क्रिप्टो डेड है, बिटकॉइन डेड है। वही हाल इथीरियम का हुआ। इथीरियम बहुत देर तक $80 और $300 के बीच में घूमता रहा। जिस तरह से बिटकॉइन आज मेन स्ट्रीम एडॉप्शन हो चुका हुआ है, इथीरियम आज मेन स्ट्रीम एडॉप्शन हो चुका है, उसी तरह से ऑल्टकॉइन एडॉप्शन होने वाला है और 2026 इसका क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर बनने जा रहा है। बट उससे पहले अपने दिमाग से एक सवाल पूछिए कि क्या आप जीडीपी के फेक कैलकुलेशन मेथड से एग्री करते हैं कि नहीं? क्या आप सरकार की कारों की प्रोडक्शन खामखा बढ़ाई जाए और वेस्टेज बढ़ाई जाए, क्या उस मॉडल से आप एग्री करते हैं कि नहीं? अगर डर के माहौल में आप रह रहे हैं तो आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूं। बट सवाल है कि ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। लोग बेटर चॉइसेस करेंगे। जैसे वो बिटकॉइन में मूव किए, जैसे वो इथीरियम में मूव किए, वैसे ही इन क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी के टोकन्स में बहुत बड़े लेवल पर मूव करेंगे और इसका जो इकोनॉमिक साइज है 200 ट्रिलियन से ज्यादा होने वाला है। और ये मैं आने वाले 8 हफ्तों में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। पर फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा इस इकोनॉमी के 8 सेक्टर्स का एक दर्शन देने जा रहा हूं। 8 सेक्टर्स का। और इन 8 सेक्टर्स की अभी मैं पूरी डिटेल आपके सामने नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट वन बाय वन मैं इन सारी चीजों को आपके सामने रखूंगा। चेतन, आपका सवाल। सर मैं बस ये चीज पूछ रहा था, इस सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कल सुबह रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, चिंता मत करिए। ओके ओके। ठीक है। अब मैं आपके सामने जो इस इकोनॉमी का जो सबसे पहला सेक्टर है उसकी बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है सोशल डेटिंग विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप 15 साल पीछे चले जाइए, लगभग 2009-10 के आसपास चले जाइए, जब फेसबुक पॉपुलर होना शुरू हुआ था, गूगल पॉपुलर होना शुरू हुआ था, यूट्यूब पॉपुलर होना शुरू हुआ था। लोगों ने 15 साल फेसबुक लगाए, रोज 4-4 5-5 घंटे। क्या मिला? सारे के एल्गोरिथम्स फेसबुक ने कैप्चर कर लिए और आप अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के न्यूज फीड देखने की बजाय अब आप एड्स देख रहे हैं। सेम चीज इंस्टाग्राम में हुआ। आज इंस्टाग्राम बेसिकली डूम स्क्रोलिंग यानी कि हाइपर टीवी बन चुका हुआ है। सवाल ये है कि इतने बड़े एक्सपेरिमेंट्स, बिलियंस ऑफ यूजर्स जिनके पास थे, वो एक ऐसी दिशा में क्यों चले गए जो दिशा इंसानों को फायदा ही नहीं दे रही? इंसानों को इकोनॉमी उनकी ग्रो ही नहीं कर रही है। सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंसर, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को भी देखें तो आप पाएंगे कि टॉप 1% का भी आगे एक छोटा सा हिस्सा पैसा कमा रहे हैं, बाकी पैसा नहीं कमा रहे। क्यों? फिएट करेंसी। आप टोकनाइज नहीं कर सकते हैं सोशल नेटवर्क्स को, बट आने वाले समय में आप इस चीज को टोकनाइज कर पाएंगे और ड्रॉपडी नेटवर्क भी उसी टोकनाइजेशन की शुरुआत है। बट आप पूछेंगे कि मैंने इसको सोशल नेटवर्किंग की बजाय सोशल डेटिंग क्यों कहा है? देखिए, आप कुछ 25-30 साल पीछे चले जाएं, लोग शादी में जाते थे, मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, लोगों के फंक्शंस में जाते थे, सोशल गैदरिंग होती थी और 90% रिश्ते उन सोशल गैदरिंग्स के अंदर से ही पैदा होते थे। डायरेक्ट डेटिंग नहीं होती थी, पर लोगों का मिलना जुलना उसी समाज से पैदा होता था। उस समय की वो कहते ना प्री डिजिटल सोशल नेटवर्किंग वही थी। आज हम ऑफलाइन टाइम नहीं बचाते हैं, हम ऑनलाइन बिताते हैं सोशल नेटवर्किंग। आज 90% लोग जो सोशल नेटवर्किंग दुनिया में है वो छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनको लगता है कि उनका जीवन साथी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उनको यहां मिल जाएगा या कोई अच्छा दोस्त मिल जाएगा। तो इसलिए किसी भी सोशल नेटवर्क का एक हिडन पर्पस होता है, वो है रिलेशनशिप। इसलिए मैं इसे सोशल नेटवर्किंग की बजाय सोशल डेटिंग कह रहा हूं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कि आने वाले समय में मैरिज ही एकमात्र रिश्ते की फॉर्मेशन नहीं होगी। बहुत सारे लोग
फुल मैरिज से पहले फ्लोटिंग मैरिज चाहेंगे, ताकि कल को मैरिज के ऊपर खाम खा का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का बर्डन लोड ना कर दिया जाए। और आज एआई आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि टेक तो आप कभी भी बना सकते हैं। तो फिर रियल कॉस्ट नेटवर्क में कहां से आती है? वो आती है यूजर डेटा से, ह्यूमन इंटरेक्शन से, ह्यूमन रिलेशनशिप से। अगर आज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो वो ट्रिलियंस में है। और कल को ये सारा कुछ वेब 2 से वेब 3 में शिफ्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें एक ही प्लेटफॉर्म आएगा, उसमें एक नहीं दर्जनों प्लेटफॉर्म्स आएंगे। फेसबुक जैसे, टिंडर जैसे, इंस्टाग्राम जैसे, बम्बल जैसे दर्जनों सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स आएंगे और सब कमाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म जो है वो $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन हो, जरूरी नहीं है। अगर आप 20-20 बिलियन की भी टारगेट वैल्यू रख ले तो इसमें 100 प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप फ्यूचर को देखना चाहते हैं सिंपलेस्ट तरीके से, तो वही ह्यूमन डाटा जो आज वेब 2 पर है वो वेब 3 में शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे मैं एक कोशिश कर रहा हूं, मेरी टीम एक कोशिश कर रही है, ऐसे और भी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वेब 2 से वेब 3 में शिफ्ट होने का एक मॉडल है सोशल डेटिंग विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और इसका साइज देखिए, $3 to 5 ट्रिलियन। सो जो व्यक्ति आज इस सेक्टर में एंटर कर रहा है, आप सोचिए उसकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे आज से 20 साल पहले किसी ने फेसबुक के शेयर खरीदे हों। तो कुछ उस तरह से है। तो मैं जो आज ये सारी की सारी मीटिंग कर रहा हूं, बेसिकली मैं आपको अगले 20 सालों में क्या क्या होने वाला है क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी के अंदर, उसका एक हल्का सा मैक्रो व्यू दे रहा हूं। अब मैं आपको एक दूसरा सेक्टर बताता हूं, प्रीपेड रेंटल। अब प्रीपेड रेंटल हाउसिंग, आप सोचेंगे ये क्या बला है। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप से एक सवाल पूछिए कि दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोग में से मैं जो बेघर हैं उनको अगर छोड़ भी दूं, तो एक परिवार का साइज 3, 4, कहीं 2, कहीं 5, अगर मोटा मोटा 4 लोगों का एक परिवार का एवरेज ले लिया जाए तो 2 बिलियन दुनिया में घर हैं। कुछ बहुत बड़े घर हैं, महंगे घर हैं, कुछ मिडिल क्लास घर हैं, वगैरह वगैरह, बट मोटा मोटा 2 बिलियन घर हैं। अब 2 बिलियन घर में से अगर मैं ये मानता हूं कि 1 बिलियन घर लोगों के अपने हैं, लोग अपने घर में अपने ओनरशिप में रहते हैं, पर कम से कम 1 बिलियन ऐसे हैं जो लोगों ने रेंट आउट किए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 बिलियन रेंट आउट हुए हैं, इनका आने वाले समय में फ्यूचर क्या होगा? और जिन्होंने 1 बिलियन ने खरीदा हुआ है, क्या वो हमेशा ओनरशिप इकोनॉमी में रहेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर में रहता हूं, बैंगलोर में आज मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं वो गाड़ी खरीदना ही नहीं चाहते हैं। हैदराबाद, पूना में, बॉम्बे में, दिल्ली में लोग गाड़ी खरीदना ही नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड ट्रैफिक। तो इसका मतलब है कि आप कार ओनरशिप इकोनॉमी से बाहर आके मोबिलिटी एज ए सर्विस, ओला और उबर जैसी सर्विसेज में आना चाहते हैं, रैपिडो जैसी सर्विसेज में आना चाहते हैं। विच मीन्स कि ये इकोनॉमी, अगर मोबिलिटी की इकोनॉमी टोकनाइज हो रही है, तो क्या आने वाले समय में ये जो रेंटल हाउसिंग की इकोनॉमी है ये टोकनाइज नहीं होएगी? यस। तो थोड़ी देर के लिए आप 99acres.com या housing.com का एक विजन बनाइए और दूसरी तरफ OpenSea.com जो NFT का प्लेटफॉर्म, उसका विजन बनाइए और दोनों को आपस में से मर्ज कर दीजिए। आप प्लेटफॉर्म पर गए, आपको प्लेटफॉर्म में एक घर पसंद आया और आप उस घर को में रहना चाहते हैं। अब आज की तारीख में मॉडल क्या है कि 1 साल का आपको रेंट एग्रीमेंट बनता है और 1 साल के लिए उसमें आपको कई बार 2 महीने का एडवांस, 6 महीने का एडवांस, वो सारा कुछ देना पड़ता है। बट आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में उस ओनर का
जैसे वहां की मार्केट है उसके हिसाब से वो एनएफटी इशू करेगा। वो एक दिन का एनएफटी भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। अगर वो एक दिन का है तो महंगा होगा, अगर एक साल का है तो सस्ता होगा, कई गुना सस्ता हो सकता है। यानी कि आपने एनएफटी लिया, अगर एक हफ्ते के लिया, एक हफ्ते बाद वो ऑटो एक्सपायरी है, और इन बेसिकली टोकन ही है ना। तो ये जो टोकन है ये आपको उस प्रॉपर्टी को यूज करने का एक राइट दे रहा है। यानी कि अगर 1 बिलियन लोग, 1 बिलियन रेंटल इकोनॉमी में आते हैं, तो सोचिए साइज ऑफ दिस इकोनॉमी क्या होगा। आज आप देख रहे हैं कि एआई से जॉब्स जा रही हैं, तो जब जॉब्स जा रही हैं तो आपकी ईएमआई कौन पे करेगा? और जिसने आपको लोन दिया है बैंक, अगर आज एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक के पास मान लीजिए 10 लाख घरों के लोन है। अगर 10 लाख लोगों में से 4 लाख लोगों ने ईएमआई देना बंद कर दिया, तो एचडीएफसी बैंक उन 4 लाख घरों का क्या करेगा? वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट तो क्रैश कर जाएगी। तो 4 लाख घरों को वो प्रीपेड रेंटल हाउसिंग प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर देगा। जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, शोभा है, ब्रिगेड है, डीएलएफ है, वगैरह वगैरह, वो भी अपने हाउसिंग यूनिट्स को प्रीपेड रेंटल हाउसिंग प्लेटफॉर्म से बदल देंगे। जेनजी ओनरशिप के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। ओनरशिप कोई और सर्विस मैनेज करेगी और उसकी यूटिलिटी जेनजी और मिलेनियल करेंगे। तो अगर इस हिसाब से देखिए तो 1 बिलियन हाउसेस में भी कल को ज्यादा अगले 20 सालों में दुनिया के अंदर ओनरशिप इकोनॉमी की बजाय रेंटल हाउसिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी 25 साल की ईएमआई देने का इंतजाम होने वाला नहीं है, और ना लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे। लोग आज अगर दिल्ली रह रहे हैं तो वो चाहेंगे उत्तराखंड में जाके रहें। लोग अगर आज बैंगलोर में रह रहे हैं तो वो चाहेंगे कि ऊटी जाके रहें। लोग अगर आज बॉम्बे में रह रहे हैं तो चाहेंगे पूना जाके रहें, या उसके आसपास किसी और जगह पर जाके रहें। तो जब हम ओनरशिप इकोनॉमी से रेंटल हाउसिंग इकोनॉमी में जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, कि आपकी ओनरशिप है या नहीं, क्या कोई डिजिटल लोचा तो नहीं है। तो वहां पर एनएफटी आता है, क्योंकि एनएफटी ऑन चेन ट्रांसफर है। उसके ऊपर जो मेटा डाटा है उसके अंदर ओनरशिप का डिटेल है, और उसमें अंदर टोकन का लैप्स पीरियड भी है। तो इसलिए ये इकोनॉमी का अगर आप एक साइज देखें तो 1 बिलियन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, गेस करिए दुनिया का एक एवरेज रेंट साल का महीने का निकाल लीजिए, जस्ट एवरेज रेंट। इंडिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, $1000 पर मंथ एवरेज। दुनिया का एवरेज कह रहा हूं मैं, इंडिया का एवरेज नहीं कह रहा हूं प्लीज। तो अगर दुनिया का एवरेज निकाल लिया जाए, क्योंकि आज अमेरिका में लगभग 3400 से 3800 के आसपास एवरेज रेंट है, मैं एवरेज $1000 लेके चल रहा हूं। 1 बिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो एक महीने की $1 ट्रिलियन की रेंटल इकोनॉमी बनती है, साल की 12 की। तो उसका अगर रेंटल हाउसिंग का ही जीडीपी अगर आप देखना शुरू करें तो उसका साइज डजन्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा। और आज की तारीख में ऐसा एक भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? सरकार भी कल को चाहेगी कि ये प्लेटफॉर्म्स बने, इसलिए क्रिप्टो के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनको क्रिप्टो एज केयर को एक वायबल इकोनॉमिक अल्टरनेटिव के लेवल पर देखना पड़ेगा। मैं आपको अब तीसरी उदाहरण देता हूं, वो है अर्बन विलेजेस। आज कोई भी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ट्रेवल करना नहीं चाहता, क्योंकि ट्रैफिक है, पोल्यूशन है। तो लोग काम करना चाहते हैं, पर वो काम छोटे से हिस्से में करना चाहते हैं, जहां पर वो पैदल जा सके या साइकिल पर जा सके। अभी लोगों को लगता है कि ये मुश्किल है, बट आने वाले समय में जो बड़े बड़े शहर होंगे, वो एक बड़ा शहर 20 अर्बन विलेजेस में तब्दील हो जाएगा, और जो गांव होंगे वो छोटे छोटे शहर बन जाएंगे।
तो आने वाला फ्यूचर ना तो बड़े शहर का है, आने वाला फ्यूचर ना तो एक पिछड़े हुए गांव का है, आने वाला फ्यूचर है अर्बनाइज्ड विलेज विथ स्मॉल पॉपुलेशन, 50,000 से 10 लाख लोग के बीच में। और इसमें और एक मेट्रो में फर्क क्या है? मेट्रो के अंदर आप जो भी कचरा पैदा करते हैं, जो वेस्ट पैदा करते हैं, जो ड्रेनेज पैदा करते हैं, सीवरेज पैदा करते हैं, वो शहर से बाहर फेंक दिया जाता है। पर इनमें ये सारा का सारा रिसाइकिल होएगा, जीरो वेस्ट सस्टेनेबल इकोनॉमी होएगी। और अगर आप सिर्फ बैंगलोर का जीडीपी देखें, अकेले बैंगलोर का जीडीपी इस समय $100 बिलियन का है। एक शहर बैंगलोर का जीडीपी $300 बिलियन का। तो सोचिए, अगर इस तरह के अर्बन विलेज, कल को बैंगलोर के अंदर ही कोरमंगला एक अर्बन विलेज होगा, बनरघाटा एक अर्बन विलेज होगा, इंदिरा नगर एक अर्बन विलेज होगा, तो अगर आप इस लेवल पर देखें तो इस इकोनॉमी का साइज आने वाले समय में 60 से 80 ट्रिलियन डॉलर के बीच में होने जा रहा है। आप जस्ट सोच के देखिए कि ऐसे शहर को डिजाइन करने के लिए नंबर 1 आपको आईडी सिस्टम चाहिए, आइडेंटिटी सिस्टम, जो आईडी सिस्टम आपकी रेपुटेशन को पोर्टेबल बनाए। यानी कि अगर आप एक अर्बन विलेज से दूसरे अर्बन विलेज में जा रहे हैं तो आपकी ऑन चेन आइडेंटिटी और उसकी रेपुटेशन होनी चाहिए। दूसरा, आप मल्टीपल करेंसीज में उसका पेमेंट सिस्टम कर सकते हैं, ठीक। उसमें एनर्जी टोकन्स होंगे, उसमें बच्चों की केयर के टोकन्स होंगे, स्कूल्स के लर्निंग आवर्स के टोकन्स होंगे। अगर आप इस तरह से ध्यान से देखें तो ये चीजें ऑलरेडी नेटवर्क स्टेट्स जो बालाजी का प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऐसे कम से कम 200 प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइव हैं, ऑलरेडी लाइव हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है, ये आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पर बढ़ेगा। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगले 20 साल के अंदर ये इकोनॉमी 60 से 80 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रही है। क्रिप्टो का सबसे बड़ा एक ही गोल है, ह्यूमन केयर। और ह्यूमन केयर का मतलब है कि अगर वो एक बुरे हालात में है, चाहे पोल्यूशन के फ्रंट पर, चाहे ईएमआई के फ्रंट पर या रिलेशनशिप के फ्रंट पर, उस चीज को बदला जाए एक बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन, बेहतर प्लेटफॉर्म डिजाइन के जरिए और बेहतर कम्युनिटी के जरिए। और लोग ही ये सॉल्यूशंस डिजाइन करेंगे। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि इस तरह के सॉल्यूशंस फेसबुक, housing.com, ये सब कुछ बीट करके ये सॉल्यूशंस आने वाले समय में पैदा होने जा रहे हैं। तो आप अगर कल को इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हैं तो क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी के मॉडल के अंदर सोचिए कि वो सोशल डेटिंग प्लेटफॉर्म है, वो हाउसिंग प्लेटफॉर्म है प्रीपेड, या वो अर्बन विलेजेस का प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पैदा होने जा रहा है वो है एग्रीकल्चर का। देखिए, आज के एग्रीकल्चर क्या है? आज की एग्रीकल्चर बेसिकली जमीन को एक फैक्ट्री मॉडल की तरह ट्रीट करती है कि जमीन के अंदर खाद डालो, यूरिया डालो, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालो, ढेर सारे केमिकल डालो, बीज डालो और उसके ऊपर ट्रैक्टर, कंबाइन वगैरह उससे काम करो और 6 महीने बाद फसल आ जाती है। पर ये मॉडल जो पिछले 50 साल से चल रहा है उससे पोल्यूशन बढ़ा है, सॉइल पोल्यूशन बढ़ा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ा है, पानी जो हमारा ग्राउंड वाटर है बहुत नीचे चला गया। और ये जो मॉडल है अब ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। अब इस मॉडल को रिप्लेस जो मॉडल करेगा उस मॉडल को मैं रीजनरेटिव इकोनॉमी मॉडल कहता हूं या कार्बन इकोनॉमी मॉडल कहता हूं। और ये जो मॉडल है इसके अंदर जो आपकी फसल है इसका प्राइस सरकार नहीं सेट करेगी, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया में जा रहे हैं। इसका प्राइस सेट करेगी कम्युनिटी। आपके 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले आपके अर्बन विलेज के लोग डिसाइड करेंगे। तो इसलिए ये जो दुनिया है, ये दुनिया आपकी आंखों के सामने पैदा होने जा रही है, क्योंकि इस दुनिया में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और वो बिना ब्लॉकचेन के, बिना टोकनाइजेशन के हो ही नहीं सकता। और आप खुद से पूछ कर देखिए कि आज की तारीख में इस एग्रीकल्चर इकोनॉमी का साइज क्या है। डू यू नो
इंडिया का 45% लेबर 45% लेबर इस समय एग्रीकल्चर में है, और जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है लगभग 15% है। आप 15% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, 4 ट्रिलियन का लगभग 15% बनेगा लगभग $600 बिलियन। $600 बिलियन। तो अकेले अगले 20 सालों में जो मेरी समझ बनती है कि इंडिया के अंदर जो कार्बन इकोनॉमी का साइज होएगा वो कम से कम $600 बिलियन होगा। देखिए, मैं आपको कोई झूठे वादे नहीं कर रहा हूं, मैं यहां कोई आपको सामान नहीं बेच रहा हूं, मैं आपको आपका इमर्जिंग फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो इमर्जिंग फ्यूचर आप ये मत सोचिए कि मोदी आगे करेगा, राहुल गांधी आगे करेगा या केजरीवाल आगे करेगा, वो हम लोग ही होंगे और यही पॉलिटिशियंस हमारे साथ खड़े होंगे। देखिए, चॉइसेस दो ही होती हैं, या तो प्रॉब्लम्स को लेकर झगड़ते रहो या आप सॉल्यूशंस डिजाइन करो। क्रिप्टो का सिंपल सा लॉजिक है, बिडल सॉल्यूशन बिल्ड करो। अगर सॉल्यूशन लोगों को पसंद आ गया तो अपने आप उसका एडॉप्शन होगा। आप सोच के देखिए, जिसने बिटकॉइन बनाया होगा उस समय ना कोई पब्लिक वैलेट्स थे ना एक्सचेंजेस थी, उसने एक पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बना दिया। आप सोचिए, कोई इंटरफेस नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कुछ नहीं, कोई वीसी इन्वॉल्वमेंट नहीं, कुछ नहीं, उस बंदे ने बना दिया। क्या उस समय जो लोग जुड़े थे वो सपने में भी सोच सकते थे कि ये $2 ट्रिलियन का एसेट बनेगा? नो। बट वो बना। क्यों बना? क्योंकि कम्युनिटी उस विजन में विश्वास करती थी। उनके पास कोई यूआई यूएक्स डिजाइन करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं था, सिंपल इधर से ट्रांजैक्शन करो, उधर जाके सेटल होएगी और ब्लॉकचेन के ऊपर विजिबल होएगी, बस इतना सा। और आज हम उससे कितने आगे आ चुके हैं, हमारा क्रिप्टो इकोनॉमी का सिस्टम आगे से बहुत बहुत बेहतर हो चुका हुआ है। तो अगर बिटकॉइन इतना, क्या कहते हैं ना, बिटकॉइन को मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे कोई देसी बुढ़ा होता है जिसके पैरों में मिट्टी लगी हुई है, गंदे कपड़े हैं और उस तरह का। बिटकॉइन एक देसी बुढ़ा है जो आज $multi-trillion की वर्थ का है। उसी तरह से आप अपने आसपास वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ढूंढिए जो अगले 20 साल खड़े रहेंगे। अगर आप सिर्फ टोकन का प्राइस देख के ही इन्वेस्ट कर रहे हो, मत करिए। बट अगर ये देख रहे हैं कि ये टोकन, ये प्रोजेक्ट 20 साल खड़े हो सकता है कि नहीं, तो उसको क्रिप्टो एज केयर के फ्रेमवर्क में ही आपको देखना पड़ेगा। अब मैं कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं। स्कूल्स, आज स्कूल्स की इकोनॉमी का साइज अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइज 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर का, दुनिया का जितना भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स का जो एजुकेशन सेक्टर है। आने वाले समय में स्कूल्स होंगे, एआई भी होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सीखना बंद कर देंगे। आज का ये जो फैक्ट्री मॉडल है, घंटी बजती है, चल सब बच्चे अंदर, घंटी बजती है सब बच्चे बाहर, और एक प्रिंसिपल बैठाया गया है और उस स्कूल का जो मालिक है डीपीएस या कोई बड़ा सेठ ये नहीं रहेगा। आपको डिसेंट्रलाइज स्कूलिंग सिस्टम नजर आएगा जिसमें स्कूल नजर ही ऐसा आएगा जैसे एक लिविंग लेबोरेटरी हो। स्कूल में आप एंटर करेंगे, एक तरफ वर्टिकल फार्मिंग हो रही है, दूसरी तरफ वाटर फिल्ट्रेशन हो रहा है, तीसरी तरफ सोलर ग्रिड लगी हुई है, फिर मेकर लैब्स हैं, वहां कोई 3D इंस्ट्रूमेंट से बच्चे कुछ बना रहे हैं। और आधी एजुकेशन तो आउटडोर ही होती है, क्लासरूम का मतलब ही नहीं है। और वहां जो टीचर्स हैं वो आपको क्रेडिट्स देते हैं। मान लीजिए आपने ये कोर्स करना है, ये कोर्स के लिए आपको 10 क्रेडिट चाहिए और एक क्रेडिट आगे 15 घंटे का है, यानी कि 15 और 10 150 घंटे का। तो अगर वो आपके टोकन्स क्रेडिट आवर्स के रूप में तब्दील हो जाते हैं तो लोग पे करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने बस अभी पढ़ा और उसके बाद खत्म कहानी, ये लर्निंग कंटिन्यूसली जाएगी। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर इकोनॉमी जाएगी स्कूल्स और वाइडर इकोनॉमी के बीच में। ये जो दुनिया है, ये दुनिया
हम बनाने वाले हैं। और आज की तारीख में आपको ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, पर अभी वो क्रिप्टो में नजर नहीं आ रहे क्योंकि रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं। और मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूं हिंदुस्तान के सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स को मैनेज करने वाले लोगों को, कि उनको ये चीजें नजर क्यों नहीं आती। क्यों? बहुत गहरे में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको सिर्फ अपनी रिटायरमेंट, अपनी नौकरी की टेंशन है। उनका पर्पस देश को बदलना नहीं है, उनका पर्पस बेसिकली अपनी नौकरी बचाना होता है। और अब एआई ने वो नौकरी भी खत्म कर देनी है। मैं एआई का इसलिए बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि एआई ऐसा करने जा रहा है। खैर, लेट्स गो टू नेक्स्ट टू सेक्टर्स। और नेक्स्ट सेक्टर है हार्डवेयर रिपेयर और माइक्रो फैक्ट्री इकोनॉमी। अगर आप ध्यान से देखें, एक कार अगर 15 साल चले तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और वही कार अगर 40 साल चले तो उसकी वैल्यू क्या होगी। एक मोबाइल फोन अगर 3 साल चले तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और अगर वो 20 साल चले, याद करिए नोकिया 1100, वो फोन जो टूटता ही नहीं था, जिसकी बैटरी डेड ही नहीं होती थी, आज से लगभग 15 साल पुरानी बात है। आज दुनिया में नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल्स की गिनती करके देखिए। क्या हर चीज की फ्रेश फैक्ट्री प्रोडक्शन होनी चाहिए? आंसर इज नो। अगर ये बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी हैं, तो इनकी रिपेयर, रिसाइकलिंग, रेट्रोफिटिंग क्यों नहीं हो सकती? और ये होगी, बहुत बड़े लेवल पर होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में जो स्मार्टफोन्स है लोगों को बहुत महंगे लगने शुरू हो गए, और एक मॉडल आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी 24, सैमसंग गैलेक्सी 23, वो ही मॉडल आ रहे हैं। आईफोन 12, 15, 14, 16, वो सेम मॉडल है। तो क्यों ना हम रिपेयर करने की परमिशन दे दें। आज सरकार ने स्मार्टफोन्स को रिपेयर करने की परमिशन नहीं दी हुई है, आने वाले समय में सरकार देगी। वो सरकार क्यों नहीं देती? क्योंकि उनको सर्वेलेंस करना है, ताकि लोग फोन को उसकी बैटरी चेंज ना कर दें, फोन के ऊपर वो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल ना आए। बट ये चीजें बदलेंगी, और इसलिए क्रिप्टो इकोनॉमी का जो साइज होने वाला है वो बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। और उसी तरह से रिलेशनशिप इकोनॉमी, आज हमने समाज को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक समाज है पवित्र समाज, जो कानून के दायरे में रहता है, और दूसरा समाज है अपवित्र समाज। एक तरफ डेडिकेटेड मॉरल वैल्यूज की दुनिया बनाई कही जाती है, और दूसरी तरफ इमोरल दुनिया कही जाती है। एक पॉन प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया है, और एक शादीशुदा लोगों की दुनिया है। बट सवाल ये है कि ये दुनिया हमने इसलिए बनाई हुई है कि बैड लॉज हैं, मोरालिटी की एक गलत धारणा है। आने वाले समय में लोग इसी मॉडल को चेंज करेंगे और एयरबीएनबी को केयरबीएनबी में तब्दील करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक कॉलेज में पढ़ने वाली 20 साल की लड़की एक बुजुर्ग कपल के बुढ़ापे का आसरा बने, साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी करे। ज्वाइंट फैमिलीज आज से 20-25 साल पहले 90% घरों में ज्वाइंट फैमिलीज ही हुआ करती थी। तो लोग जब साथ रहेंगे तो इसका मतलब वो कैरेक्टरलेस हो गए? नहीं। पर आज हमने ऐसा क्यों बना लिया? हम हर चीज को मोरालिटी के एंगल से क्यों देखते हैं, जबकि इंसान का जो रेपुटेशन है वो समाज के अंदर आके ही ग्रो करता है, और रेपुटेशन बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रीपेड रेंटल हाउसिंग रिलेशनशिप्स के जरिए एक नया मॉडल बिल्ड हो रहा है, जिसको मैं फ्लोटिंग फैमिलीज कह रहा हूं। प्रोस्टिट्यूशन जब आज कहते हैं कि इलीगल है, ठीक है भी इलीगल है, बट अगर प्रोस्टिट्यूशन की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इसका मतलब है कि लोग उसको यूज कर रहे हैं। आप थाईलैंड की इकोनॉमी है, थाईलैंड की इकोनॉमी प्रोस्टिट्यूशन के आधार पर खड़ी है, और वहां की लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूशन में आती हैं और एक समय बाद प्रोस्टिट्यूशन छोड़ के अपने जब गांवों में जाती हैं तो वो बड़ी इज्जत से रहती। कहीं ना कहीं हमें ये चीजों को डीक्रिमिनलाइज करना होगा और लीगलाइज करना होगा। ऑफ कोर्स उसके कुछ तरीके हैं, मैं उनके उसकी डिटेल में आने वाले समय में जाऊंगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आज हम शादी की बात करते हैं और लोगों को सेक्सुअल एजुकेशन का एबीसी नहीं पता होता। क्या यही प्रोस्टिट्यूट्स सेक्स एजुकेशन की टीचर्स नहीं बन सकती? सोचने की बात है।
हम मर्यादा के, मोरालिटी के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपने नौजवान लड़के और लड़कियों को फ्रस्ट्रेशन से भर रहे हैं, इरिटेशन से भर रहे हैं। इसलिए क्रिप्टो एज केयर, मेरे कुछ दोस्त थे, जब मैंने ये ड्रॉप डी डेटिंग नेटवर्क बनाना शुरू किया तो उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दी। एक बार एक बंदे को, एक कपल को मैंने व्हाइट पेपर पढ़ने को दिया, उसके बाद उन्होंने व्हाइट पेपर को कहा कि हम तो इस चीज को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ कि ये क्या बात हुई। अरे डेटिंग नेटवर्क है। सवाल ये है कि हम आज जो फेक मोरालिटी के शिकार हुए हैं, उस फेक मोरालिटी के कारण हमने फिएट करेंसी और फेक गवर्नमेंट्स को अपने सर पर बिठा लिया है, जिसने इन्फ्लेशन, लो परचेजिंग पावर, हाई टैक्सेशन और वीक इकोनॉमी हमें गिफ्ट में दी है। और हम अब नाच रहे हैं कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। द पॉइंट हियर इज, फिएट करेंसी का कोई फ्यूचर नहीं है, बट उस फ्यूचर के बाद कौन सा फ्यूचर है वो हमें डिजाइन करना पड़ेगा। और हम में से ही लोग होंगे जो डिजाइन करेंगे, और वही प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट बिटकॉइन और ईथर बनेंगे। इसलिए क्रिप्टो एज केयर एक इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी को जो डिजाइन करेगा वो इस मल्टी ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी को डिजाइन कर रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट्स आने वाले समय में, जिसे आप आज की तारीख में नेशनल गवर्नमेंट कह रहे हैं, वो एक डिफरेंट सिस्टम हो जाएगा, जैसे दुबई में हो गया है, एस्टोनिया में हो गया है, सिंगापुर में हो गया है। डू यू नो 65 से 70 कंट्रीज हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करें तो आपको सिटीजनशिप दे देते हैं। 65 से 75, लगभग 70 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर आप एक साल ऑन ट्रेवल वीजा से डिजिटल नोमैड का वर्क परमिट दे सकते हैं। 70 कंट्रीज। इसलिए अगर आप ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं। आने वाले समय में एक बंदे के पास 4-4 पासपोर्ट होंगे, मल्टीपल वीजास होंगे। जैसे मेरे पास आज की तारीख में इंडिया का पासपोर्ट भी है और मेरे पास दुबई का वीजा भी है। मैं दुबई कभी भी जा सकती क्योंकि मैं वहां का एमिरेट्स आईडी मेरे पास है। आने वाले समय में गोल्डन वीजा के जरिए वहां 10 साल का भी पासपोर्ट लिया जा सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया अब नए सिस्टम में एंटर कर रही है। और इस गवर्नेंस इकोनॉमी का साइज सोचिए, इसको रेगटेक प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। इसका साइज लगभग 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर होने जा रहा है। इसमें कोई मिडलमैन नहीं होगा जो आपका हफ्ता वसूली करेगा, आपका 40% का कट लेगा एक कॉन्ट्रैक्टर से। ये सिस्टम बदलने वाला है और ये ब्लॉकचेन के ऊपर होगा, क्रिप्टो के ऊपर होगा। और लास्ट, अगर मैं इस पूरी चीज को समराइज करूं तो ये देखिए, एक है आपकी ओल्ड इकोनॉमी और उसके सामने इमर्ज हो रही है न्यू इकोनॉमी। और साइज देखिए नई इकोनॉमी का। पिछली इकोनॉमी का 117 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी था। इसका मैंने कैलकुलेट किया है 145 से लेकर 215 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी, लगभग डबल। मैं आज यहीं रुकता हूं। पर्पस सिर्फ इतना है आपको बताने का कि क्रिप्टो एज केयर एक इकोनॉमिक मूवमेंट है और इसके अंदर एक नहीं, दर्जनों, सैकड़ों बिग प्रोजेक्ट्स पैदा होंगे जो कल को बिटकॉइन, ईथर, सोलाना जैसी सक्सेस हासिल करेंगे। 100x जाएंगे, 1000x जाएंगे। तो जब भी आप क्रिप्टो में फ्यूचर में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये देखो कि क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी में वो प्रोजेक्ट 20 साल, 30 साल, 50 साल खड़ा रहने का दम रखता है या नहीं। Now I'm stop here so I can take 2 questions, please. Yes, questions please. Gagan, please go ahead. Sir, good evening, sir.
सर इसमें ना मेरे को गवर्नमेंट्स का आपने जो बताया है, गवर्नमेंट्स का रोल इसमें कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स तो हमारी काइंड ऑफ इतनी अनकरप्ट है, तो वो कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व हो पाएगी? गगन, इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक वे आउट बताता हूँ। हिंदुस्तान में सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जो 90% इनकम टैक्स देते हैं। जी। सिर्फ 1 करोड़। और ये 1 करोड़ वो लोग हैं जो एआई से बेरोजगार होने वाले हैं। ओके। ओके, अगर आप इस 1 करोड़ का 50 लाख बेरोजगार है तो हिंदुस्तान का आधा इनकम टैक्स उड़ जाएगा। करेक्ट। तो सवाल है, सरकार को तो टैक्स चाहिए। बिल्कुल सही है। तो सरकार अगर ये कहे कि हम फिएट करेंसी का टैक्स लेने के साथ साथ हम क्रिप्टो करेंसी को भी टैक्स का ले सकते हैं, बिटकॉइन में भी टैक्स ले सकते हैं। आज आप दुबई चले जाएं, आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, वहां की म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर आप बिटकॉइन ईथर सोलाना में पे कर सकते हैं टैक्स। गॉट इट। तो सरकार को जब एआई का थप्पड़ पड़ेगा, आपको क्या लगता है कि ये स्टेबल कॉइन की बात निर्मला सीतारमन ऐसे ही कर रही है? क्योंकि उनको फ्यूचर नजर आ गया है। ये लोग जो क्रिप्टो को भर भर के गालियां निकालते थे, आज स्टेबल कॉइन्स को लेकर एक कंप्लायंट फ्रेमवर्क बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रहा था कि पहले तो इनका प्रोग्राम उल्टा था, अब ये उल्टा उसी को लेकर दोबारा फिर से आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है। यस। दिनेश, आपका सवाल। थैंक यू गगन। थैंक यू दिनेश, सर। दिनेश आपका सवाल, प्लीज गो अहेड। अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। यस, गो अहेड। जैसे सर अभी अपने गवर्नमेंट में जैसे करप्शन होता है, तो सभी चीजें अगर ब्लॉकचेन पे आ जाएंगी तो क्या वहां पे करप्शन होने का चांसेस नहीं है? देखिए, करप्शन करने वाले करेंगे बट वो पकड़े जाएंगे। सवाल पकड़े ये जाएंगे, बट देखिए, हाँ, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर? अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है और मुझे वो प्रोजेक्ट इंडिया में रह के ही लॉन्च करना है, तो अगर मुझे गवर्नमेंट कुछ कहती है कि आपको इतने मतलब परसेंटेज टोकन अगर हमें देना है, तो वो तो करप्शन वाली ही बात होगी ना सर, क्योंकि मुझे अगर मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। दिनेश देखिए, एक बात हाँ समझिए। सर। गवर्नमेंट आपको टोकन देने की बात डायरेक्टली नहीं कह सकती, पहली बात। दूसरी बात, हाँ। आने वाले समय में जो गवर्नमेंट है, जिसको आप गवर्नमेंट कहते हैं, ये गवर्नमेंट को जिस दिन टैक्स नहीं मिलेगा, एआई के कारण जो जॉब्स जाएंगी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट दुनिया का करप्ट से करप्ट मिनिस्टर भी होना, वो एक ही कारण राज कर रहा है आप पर कि उसके ऊपर टैक्स, उसको टैक्स का पैसा मिल रहा है। जब उसको टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा तो, और हिंदुस्तान के अमीर ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान को ट्रांसपेरेंसी लानी ही पड़ेगी। आप याद करिए, आप तो क्या यंग है, मुझे याद है वो दिन 2000 सन 1990 की बात है। 1990, डू यू नो, हिंदुस्तान में जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, कैंची चप्पल के ऊपर, जो आप कैंची चप्पल डालते हैं, इसके ऊपर 120% ड्यूटी लगती थी। ये जो आपकी गाड़ी है, मारुति कार, इसके ऊपर 300% ड्यूटी लगती थी, 300%। और 1991 के अंदर वही सरकार आई और उन्होंने पूरा का पूरा डी लाइसेंसिंग कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये कर दिया, और ग्लोबलाइजेशन। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान विद क्रिप्टो, विद स्टेबल कॉइन्स उसी मोमेंट में एंटर कर रहा है 2026 में। और दुख की बात है कि कोई वो बात नहीं कर रहा है। क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो इकोनॉमी का एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगले साल आ रहा है। अमेरिका में आ गया है, हिंदुस्तान में आ रहा है। बी रेडी फॉर इट। ओके, थैंक यू सर। सॉरी, मुझे अपनी वाइफ के साथ कहीं निकलना है, एक दोस्त का बर्थडे है, तो आपसे इजाजत लूंगा। मैं आने वाले दिनों में इसी सेशन के जो मैंने 8 सेक्टर्स आपके सामने आइडेंटिफाई किए हैं, सोशल डेटिंग, आगे प्री पेरेंटल हाउसिंग, में इन एक एक सेक्टर को अब खोल के समझाऊंगा कि इसके अंदर ये कैसे होगा।
तो आपके 8 हफ्तों का पूरा मसाला मैं इस क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी के फुल कोर्स के जरिए बना के बैठा हूं. सो बी रेडी फॉर इट एंड we'll meet again next Friday 7 p.m. okay, till then, bye bye. Bye bye, take care.